जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 42 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और ये पुस्तक अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो करते हैं शुरुआत। और यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने पूरे पेपर के आधार पे पैटर्न का पेपर होगा राम सिंह यादव का, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन होंगे जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के। और आपको अपने आंसर पहले से सोचना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। यदि 50 में से आपके 40 सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो करते हैं शुरुआत। तो यह आपकी पुस्तक हो गई बिना टाइम गंवाए, और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जीके का क्वेश्चन। पहला पार्ट आपका जीके का है। तो जीके का पहला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, VP मलिक, NC विजय, एमएन राय या OP मल्होत्रा। आपको आंसर सोचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, VP मलिक। आपके कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 का युद्ध है, उसके टाइम में भारतीय सेना के जनरल थे VP मलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए, DD डाबके, दूसरा है दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर और अशोक कुमार। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोलती फिल्म आपकी आलम आरा थी। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, रोम, जापान, इजिप्ट या फिनलैंड। तो किसे कहा जाता है नील नदी का वरदान? आपके इजिप्ट या मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे रोम एक शहर है जो टाइबर नदी के किनारे है, और किसकी राजधानी है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? 1857, 1901, 1947 या 1906। तो कब हुआ था? मानक समय आपके 1906 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, शिलालेख, विवरण, पोस्टस्क्रिप्शन या सबस्क्रिप्शन। तो क्या कहा जाता है? पत्थर, शिला या ईंट पर लिखी जानकारी को शिलालेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली मत कर देना। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर आपका टोक्यो है। और टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के हरिण उद्यान डियर पार्क में दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपके सामने, लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? भूटान, भारत, चीन या पाकिस्तान। तो डोकलाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भूटान में है। ठीक है, और भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या है? भूटान की राजधानी आपके थिम्पू है और भूटान की मुद्रा है गुलट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST में टी शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, टाइम, टारगेट, टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर सोचिए। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टी का मतलब क्या हो गया? सर्विसेज टैक्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, टैक्स होता है। एस का सर्विस या सर्विसेज होता है और जी का होता है गुड्स, गुड्स यानी माल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? नारोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या आर्कटिक महासागर।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा चारों में से। पैसिफिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रियर एडमिरल पद सेना किस सेना के अंग में है? रियर एडमिरल थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना या जल सेना? तो किस में होता है ये? नेवी में होता है, जल सेना में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम या गुवाहाटी? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? आपका ऑप्शन ए राइट होगा, मदुरई में। और मदुरई कहाँ है? मदुरई आपके तमिलनाडु में है। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की ओर। आप एक कमेंट बीच में डाल सकते हो कि जीके के 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की बात करते हैं, फिर गणित, फिर रीजनिंग, और लास्ट में आपको टोटल में से भी बताना होगा कि कितने सही हो रहे, क्योंकि उसके आधार पे हमें पता चलेगा कि आपका जीके ज़्यादा कमज़ोर है, गणित कमज़ोर है या साइंस कमज़ोर है, या कौन सा विषय ज़्यादा मजबूत है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है विज्ञान का कि पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। जो भी घटनाएं जो काल्पनिक घटना होती है, जो केवल प्रतीत होती है, जैसे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, ये सभी क्या होते हैं? ये अपवर्तन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक कौन से? 4 ऑप्शन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, इथेरियम कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन इथेन? तो कौन सा होगा? बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है? बढ़ता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या ये सभी घटनाएं होती है? तो पहाड़ों पे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम? तो कौन सी धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? आपके रेडियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मोल में कितने कण होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, 6.023 इंटू 10 की घात 23, 6.023 इंटू 10 की घात -23, 6.02 इंटू 10 की घात 24 या 6.02 इंटू 10 की घात -24? तो एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्याएं नहीं होती, अंक होते हैं, अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन का आवेश क्या है? उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। तो ये है आपकी 1 मिनट आपको बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आपका परमाणु होता है, ये परमाणु का केंद्रक हो गया, ये परमाणु होते, इस प्रकार का परमाणु होता है, ठीक है। अब इसके केंद्रक में होता है क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और इसके केंद्रक में होता है न्यूट्रॉन, और ये जो इसकी बाहरी कक्षाएं हैं इसमें कुछ चक्कर लगाते। क्या चक्कर लगाते सर? ये जो चक्कर लगाते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो नाभिक में जो प्रोटॉन है ये हमेशा धनात्मक होते हैं, और जो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऋणात्मक होते हैं। इसीलिए पूरे परमाणु का आवेश पूछा जाए तो ये उदासीन होता है, परंतु प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पूछा क्या? प्रोटॉन का आवेश पूछा, प्रोटॉन का आवेश हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या बहुलक? तो CH2 है तो ये क्या हो जाएगा? ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। CH4 होता तो एल्केन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार है। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार? 4 ऑप्शन आपके सामने, पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पौधों में क्या होता है? ये मान लो एक पौधा बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये पौधा है, अब अच्छा बुरा वो आप देख लेना कैसा। ये इसकी जड़ें हो गई, ये इसकी पत्तियाँ हो गई, ये टहनियाँ हो गई, ये पत्तियाँ हो गई, ठीक है। अब यह होती है, यहाँ से जड़ होती है, जो पानी होता है हम जड़ में डालते हैं और जड़ों के माध्यम से ये पानी पूरे पौधे तक जाता है। परंतु भोजन है ना, पत्तियाँ बनाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस से, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। और ये जो पत्तियाँ भोजन बना के पूरे जड़ों तक पहुँचाती है, ठीक है।
तो एक होता है आपके सामने जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम, जैसे जाइलम जैसे जड़, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जड़ से पानी का परिवहन करता है पूरे पौधे तक, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से भोजन का परिवहन करता है पूरे पौधे तक, ठीक है। तो जाइलम का पूछा तो पानी के परिवहन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? हरे पौधे, फंगाई, जीवाणु या जंतु। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? पेड़ पौधों से होती है। उसके बाद में पेड़ पौधों से भोजन बनाते हैं, जो आपके शुद्ध शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधों से भोजन बनाते हैं। उसके बाद में मांसाहारी आते हैं, ठीक है, फिर वो मर जाते हैं तो उन्हें अपघटक की कीट पतंगे वो खा जाते हैं। तो शुरुआत के लिए पौधे जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 का रासायनिक नाम क्या? टोलिन, एनिलीन, बेंजीन या एल्केन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एनिलीन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनलिन या पेनक्रिया। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी, परंतु पेनक्रिया बहिर्स्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में 2 मिश्रित ग्रंथियों के नाम बताने हैं, जो अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण का मुकाबला, ऑक्सीजन ले जाना, ताकत देना या इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त कणिका है, WBC जिसे बोलते हैं। WBC का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य होता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है? जो शरीर में आने वाले रोग होते हैं, संक्रमण होते हैं, उनसे लड़ती है, तो वो उनका प्रतिरोध करती है। तो संक्रमण का मुकाबला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म या राइबोसोम, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति का भंडार, शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विड क्वांट गैस या इनमें से कोई नहीं। तो LPG का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? तो दमा शरीर के किस भाग से संबंधित होता है? रक्त संचरण, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या यकृत संबंधी। तो दमा श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके कंप्लीट, साइंस कंप्लीट। साइंस का भी कमेंट में बताओ 15 में से कितने सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम गणित के प्रश्नों की ओर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हल करेंगे वाकायदा एक एक ट्रिक के साथ। पहला क्वेश्चन दिया गया 18,769 का वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। किसी भी संख्या का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं, ऊपर जगह खाली छोड़ के कर लेते हैं। संख्या दी गई है हमारे पास 18,769। तो आपको वर्गमूल के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से इकाई का अंक उठाना। इकाई का अंक क्या? 9 है। तो अब आपको देखना किस किस के वर्ग में इकाई का अंक 9 है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो 1 तो 3 का आ गया सर। 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। 49 में भी इकाई का अंक क्या आता है? 9 आता है। तो 7 का 49, 1 7 का आ गया, ठीक है। 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब या तो इकाई का अंक होगा 3 या होगा 7। अब आपको यहाँ से एक संख्या गायब कर देनी, ये गायब कर दी हमने, ठीक है। 187 किसके नज़दीक? किसके नज़दीक मतलब आपको कम से कम 20-30 तक के वर्ग याद होने ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अभी बताया 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 के 225, 16 के 256। इस तरह आपको याद होने चाहिए। तो आपको इस सीरीज में मैंने बताया था कि 12 का 144 होता है, जैसे ये 100 के बाद वाली सीरीज है। 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। तो 196 ज़्यादा, इससे कम कौन सा? ठीक, पहले 169 किसका? 13 का, ठीक है। तो ये 13 उतार दिया, ये 13 उतार। अब ये तो है या तो 133 के या 137 के, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है आपके सामने? 137 है, तो 137 राइट आंसर हो जाएगा। पर आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा,
सभी के उठ रहा कि मान लो कि हमारे पास तो ऑप्शन एक ही थोड़ी आते, चार आते हैं, तो चारों में से मान लो एक ऑप्शन में लिख दिया उसने 133, एक ऑप्शन में लिख दिया 137, अब कौन सा सही करे सर? ये भी बात बहुत अच्छी। तो इनके बीच में आता है 135, ठीक है, जो बीच की संख्या 135 का निकाल के देख लेते। 135 ही क्यों लिए सर? 134 नहीं लिए, 136 नहीं लिए, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 5, और 5 इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग करना बहुत आसान होता है। कैसे कि 5 का होता है 25, 25 लिख दिया हमने हूबहू, और 13 को इसे बोलते हैं वैदिक गणित में एकाधिकैन पूर्वेण विधि, और अपने बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक देखें तो 13 से एक अधिक क्या? 14, ठीक है। 13 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 13 को 14 से गुणा करके देख लेते। 13 को 14 से गुणा करेंगे, 14 3 42 के 2, और 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 और 4 18 हो जाएंगे। तो 182 25, जो कि 187 69 से क्या है? कम है। तो इसका 135 का कम है, तो मतलब 135 से ज़्यादा ही होगा, 137 का होगा, और यह यदि इससे ज़्यादा होता तो 133 का हो जाता, ठीक है। आशा है ये सब बातें आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन जब चक्रवृद्धि ब्याज का पूछे तो जनसंख्या वाला सा क्वेश्चन हो जाता है। कैसे हो जाता कि 1600 रुपये है, एक संख्या अपने आप में 100% होगी, और उस 25% बढ़ गई अगले साल तो कितनी हो गई? 125%। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूरे मिश्र धन पे लगता है, तो उससे अगले साल इसका 125% हो जाएगा, और 3 साल तक है तो 3 साल तक लिख दिया इंटू 125 बटे 100। एक मिनट इसे थोड़ा ऊपर कर देते। अब इन्हें काट लेते, जैसे 25 के पहाड़े से 125 कटते 5 बार, 100 कटते 4 बार, 125 कटेंगे 5 बार, 100 कटेंगे 4 बार, 125 कटेंगे 5 बार, 100 कटेंगे 4 बार। अब इस 4 से 1600 कितनी बार कटेंगे? 4 चौके 1600, 400 बार। इस 4 से 1600 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 100 बार, और इस लास्ट 4 से 100 कट जाएंगे 25 बार। अब क्या बचा हमारे पास? 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 इंटू 5 3125। तो कितने आएंगे? मिश्र धन आएगा 3 साल बाद 3125। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न का मान क्या होगा, ठीक है। एक आपके पास दी गई है कि 0.825 इंटू 0.825 माइनस 0.175 इंटू 0.175 बट्टे 0.825 माइनस 0.175, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो 0.825, एक है 0.175, 2 हो गई। तो हमारे पास बीजगणित में होता है ये इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो इसको a मानते, इसको b मानते, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया गया? a माइनस के b, ठीक है, यही दिया गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस के b और a माइनस के b, बटे नीचे दिया गया है केवल एक ही दिया गया a माइनस बी। अब इन्हें काट लो, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, क्या बच गया? a प्लस बी, मतलब दोनों संख्याओं को केवल जोड़ना है, a प्लस बी। तो a हो गया हमारे पास 0.825 प्लस b हो गया 0.175, जोड़ लेते, 5 और 5 10, 1 हासिल 7 और 2 9 और 1 10, 1 हासिल 8 9 और 1 10, 1 हासिल पॉइंट लगा के यहाँ लिख दो, तो 1.000, मतलब 1 उत्तर आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। तो n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र आप सभी जानते हो कि n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 यही होता है, ठीक है, ये योग का सूत्र होता है। तो n इंटू 1 से 100 तक का योग करना है, क्योंकि हम योग क्यों कर रहे हैं? हमें तो माध्य निकालना, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो योग तो हमें चाहिए। तो 100 तक है तो n क्या हो गया? 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101 बट्टे 2, 2 से 100 50 बार कट जाएंगे, 101 को 50 से गुणा करेंगे 5050, ठीक है। अब ये तो आ गया योग,
माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी होगी, 1 से 100 तक है तो 100 ही होगी। ये जीरो काट दिया, ये जीरो हटा के यहाँ पॉइंट 50.5। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपको एक बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बात यह है कि हमारे पास ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और ज़्यादातर या तो पूछता है 10 का या पूछता है 100 का। तो आपको पता होना चाहिए 10 का योग पूछे तो क्या होते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 55 होते हैं, सूत्र लगा। और 100 का योग पूछे तो हमें पता है 50 और 50 100 होते हैं, ठीक है। तो 5050 योग हो जाएगा। 10 का पूछे तो 5। अब यदि इनका माध्य या औसत पूछे तो बीच में पॉइंट लगा दो, इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, आ गया 50.5, आ गया 5.5। तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है, केवल 10 या 100 का पूछे तो, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते, इसीलिए आपका टाइम खराब ना हो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेमी है उसका आयतन क्या होगा। आगे कोष्टक में लिखा पाई बराबर 3.14 लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको बताया जाता है कि जहाँ तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बोल दिया तो भी आप 22/7 ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले सकते हो आप, ठीक है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है सूत्र याद रखना जरूरी है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो आप। और नहीं लो तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.14 इंटू आर का क्यूब मतलब 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ठीक है। 3 बार लिखा, 3 के पहाड़े से इसे काट लेते हैं, 14 3 42 तो 1.4 आ जाएगा। अब इन सभी को आपस में गुणा करना केवल आप, और जैसे ही आप गुणा करोगे तो आप गुणा करके देख लेना, उत्तर आएंगे आपको 310.18। हो सकता है आपने 22/7 लिया तो यहाँ 1 8 की जगह 1 9 आ जाए, 1 7 आ जाए, 2 0 आ जाए, पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 27 किस संख्या का 3.6% है। 27 क्या 3.6% है, 3.6% बराबर कितना 27। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 27/3.6। और एक संख्या अपने आप में कितनी होती है आपको पता है 100% होती है, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाया और 1 0 और लगा दी। अब 9 के पहाड़े से 27 करता 3 बार और 36 करता 4 बार, 9 चौके 36, 9 3 27। 4 के पहाड़े से 25 चौके 100 और 1 0 तो 1 0 उतार दी। तो 25 3 कितने हो जाएंगे 75, 1 0 है 1 0 उतार दिया। 750 का 3.6% कितना है 27 है। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब। अभी बताया था आपको कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 पाई आर क्यूब नहीं होता, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, क्योंकि अर्धगोला क्या होता है इसका आधा होता है, तो अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपके सामने एक होता बेलन, एक होता शंकु। तो बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का होता। और इसमें जैसे ही 3 का भाग दे देते, जैसे इसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते, तो ये किसका निकल के आ जाता, ये आपके शंकु का आयतन निकल के आ जाता। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ एक क्लास में आपको ये सभी सूत्र करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग कौन सा है। तो पहले तो हमें देखना होगा अनुपातों का योग कितना है। तो 3 5 8 4 12 और 1 13, और न्यूनतम अनुपात कितना है 1 है। तो न्यूनतम भाग कितना हो गया 1/13। किसका होगा, कुल योग दिया गया 182 इंटू 182। भाग देना कितनी बार जाएगा 13 एकम 13, 5 बचेंगे 2 उतारेंगे 52 आएंगे, 13 चौके 52, 14, ठीक है। तो न्यूनतम भाग कितना हो गया 14 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ मिलती है उसे क्या कहते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएँ जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, केंद्रक, शीर्ष, माध्यिका या इनमें से कोई, तो उसे केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा 1 मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला 10 के घात 0 घन मीटर, तो किसी भी संख्या की यदि हम घात 0 करते, कुछ भी संख्या ले लो, यदि उसकी घात 0 होती है ना तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता, कितनी बड़ी संख्या होती है। तो ये सही है बिल्कुल, 1 घन मीटर या 10 की घात 0 घन मीटर। 1 को हम कितनी की घात 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 जीरो लग जाएंगे 2 2 करके, तो ये भी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ये भी राइट है। 10 की घात -9 घन किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो क्यूब करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 से बढ़ के 0 कितने हो जाएंगे, क्यूब करेंगे 3 के 9 हो जाएंगे, तो 10 की घात -9 घन किलोमीटर भी लिख सकते हैं। सर सभी सही हो रहे हैं तो उत्तर क्या होगा, लास्ट का ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 13x + 5 के गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड आपको करने आने चाहिए। क्या दिया गया है, दिया गया 6x² - 13x + 5। ठीक है, तो ये आपके सामने दिए गए हैं। तो अब गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि इस बी के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो बी का मान आए। बी का मान कितना, 13 होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, ax² + bx + के c = 0। ठीक है, इस प्रकार होता है। ए के साथ में हमेशा x² होता है द्विघाती समीकरण में, बी के साथ में केवल x होता है और सी के साथ में कोई अक्षर नहीं होता है। तो 13 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसे जोड़े या घटाए तो 13 आए, और गुणा करे तो ए सी का मान आए, a × c का मान आए। तो a का मान कितना होता है, x² हटाएंगे 6 और c का मान है 5, तो 6 पंजे 30 आए। 13 के 2 टुकड़े करने, जोड़े या घटाए तो 13 आए, और गुणा करे तो 30 आए, -13 और +30। तो अब क्या होंगे, 13 के टुकड़े होते हैं 10 और 3, तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, 6x² -10x -3x + 5। ठीक है, अब जैसे ही इन्हें 10x और 3x कितने होते हैं, -13x, बिल्कुल 13 आ रहा, गुणा करो 10 × 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनमें से क्या करना है, अब इनको 2 2 में बांट लेते ये 2 का एक जोड़ा हो गया, ये 2 का एक जोड़ा हो गया। अब इनमें कॉमन क्या आता है, इनमें देखिए, इसमें 6 इसमें 10 है, दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 कॉमन आ गए। इसमें x² है, इसमें x है, तो 1x कॉमन आ गया। अब 6x² में 2x का भाग देंगे, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, x² में x का भाग जाएगा केवल x बार, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ये 3x है, ये 5 है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया। माइनस का 1 क्यों लिया, क्योंकि कोष्टक के अंदर सेम यही सिचुएशन आनी चाहिए। तो ये -3x + 5 है, इसे उल्टा करने के लिए हमने माइनस का 1 ले लिया, 3x माइनस के 5 आ जाएंगे। तो अब एक तो कोष्टक के अंदर वाला आ गया, एक कोष्टक के बाहर। कोष्टक के बाहर क्या रहा, 2x, ये माइनस का 1, तो 2x माइनस का 1, 2x माइनस 1, और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 5, कोष्टक के अंदर वाला 3x माइनस के 5। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। तो 2x माइनस 1, 3x माइनस 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये रूट वाला क्वेश्चन है, इस तरह का सरलीकरण का। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना होगा, यहाँ लास्ट से शुरू करना होगा। लास्ट में क्या दिया गया, 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो अब 68 में 13 जोड़ दो, 68 और 13 कितने हो जाएंगे, 68 और 13 हो जाएंगे आपके 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। इस 216 में 9 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। इस 129 में 15 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, तो क्या होगा 10 इंटू 10। तो अब कितना बढ़ेगा, तो ये 10 दो बार आ रहा है, तो इनको तो करना है, इनको जोड़ना है अब 10 प्लस 10। ठीक है, 10 प्लस के 10 हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 10 बट्टे 100। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यदि आयत की वर्ग की भुजा समान होती है, आयत की अलग अलग होती है, तो अभी दोनों भुजाओं को जोड़ना, दोनों को गुणा कराना, 100 का भाग देना। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और 10 इंटू 10 100 में 100 का भाग जाएगा एक बार। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है, इसमें यह लिखा कि एफ बी समांतर क्यू आर। तो एफ बी कौन सी है, ये एफ बी है और ये क्यू आर है, ये दोनों समांतर। तो ये भुजा दी गई है 6 सेमी क्यू आर, और ये दी गई है आपकी कितनी 3 सेमी, ये इतनी है, और 1 सेमी ये 4 सेमी। तो ये पूछा एफ बी, तो ये दी गई है, ये दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये 6 सेमी है, ये 4 है, इसीलिए ये 6 है, तो ये 1 होगी तो कितनी होगी 6/4। ठीक है, और 6/4 का मान कितना हो जाएगा 1.5, और ये है कितनी 1 ही है, तो एफ बी का मान हो जाएगा 1.5, तो ये 1.5 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन डी में 1.5 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाती है तो वो राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है, राजधानी की गति क्या होगी। पहले नॉर्मल स्पीड थी, तो अब आपके सामने आ गया समय, आ गया 17 घंटे, दूरी आ गई 816 किलोमीटर। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, 816/17, और भाग देते हैं 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 4 बार भाग जाएगा, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, 6 उतारे 17 8 136, 48 किलोमीटर प्रति घंटा राजधानी एक्सप्रेस की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और गणित वाले कितने क्वेश्चन आपके समझ में आए, कौन सा नहीं आया ये भी कमेंट में बताना है, और 15 में से आपको पहले से कितने आ रहे थे ये भी बताना है। अब करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का, कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। अब इसका मुख किस दिशा में, दिशा दूरी का क्वेश्चन है, तो ये उत्तर लिखना आपको, ऊपर नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ये इतना आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब आपको ये बोल रहे सूर्य की ओर, सुबह सुबह सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व की ओर। तो मान लो यहाँ से रीता चलती है और ये इधर चली, अब वह बाईं ओर मुड़ी, इधर मुड़ गई, अब वह फिर बाईं ओर मुड़ी, इधर मुड़ गई, अब वह फिर दाईं ओर मुड़ी, इधर मुड़ी। अब इसका मुख किस दिशा में हो गई, ये ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर, तो उत्तर की ओर उसका मुख है। ऑप्शन नंबर कौन से में उत्तर है, सी में है, तो सी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया कि श्रेणी को पूरा करें। एक सीरीज दी गई है 0 3 8 15 24, क्या सीरीज है 0 3 8 15 24, बीच में क्वेश्चन मार्क, आगे 48। तो 0 3 कितने का अंतर हो गया 3 का, 3 और 8 में 5 का, 8 और 15 में 7 का, 15 और 21 में 9 का। देखिए पहले 3 का अंतर, फिर 5 का, 7 का, 9 का, अब किसका आएगा 3 5 7 9, यानी विषम संख्या को देखें तो 11 का अंतर आना चाहिए। 21 और 11 कितने होते हैं, 21 और 11 होते हैं आपके सर सॉरी ये 24 है ना, 15 24, तो 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 24 और 11 होते हैं आपके 35। अब 35 आगे किसका आना चाहिए 13 का, तो 35 और 13 48 बिल्कुल आ रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे 35 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कूट भाषा में BRINJAL को LAJNIRB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आगे एक शब्द दिया गया। तो देखिए BRINJAL, तो इसे यहाँ से उल्टा लिखना शुरू किया LAJNIRB, तो आगे वाले को भी उल्टा लिखना REG, उल्टे शुरू करो REG। तो यहाँ RN आ गया, ये कट गया, RI आ गया, ये कट गया, RG आ गया, ये कट गया। पहला ऑप्शन ही राइट हो गया, शुरुआत में क्लियर हो गया क्वेश्चन, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित? देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, केवल लाइन को पढ़ना। अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, अब यहाँ से पढ़ना, भास्कर ने कहा। भास्कर क्या कहता है? आशा का परिचय, आशा के बारे में बता रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हूँ? मैं खुद हूँ। तो उसके पिता मैं खुद हूँ, तो वो क्या हो गई? मेरी बेटी हो गई। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कुछ नहीं करना। संबंधित चुने, पौधा, बीज तो कली। देखिए बीज से पौधा बनता है, तो कली से क्या बनती? कली से टहनी बनती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गए आपके आज के पूरे 50 क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, अलग अलग भी बताना होगा कि जीके के कितने सही थे, साइंस के कितने थे, इसके अलावा आपके मैथ के कितने थे, रीजनिंग के कितने थे, और टोटल ऑल ओवर 50 में से आपका स्कोर कितना रहा। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में और पूछना चाहते हो वो भी बता सकते हो। और ये आपका आज का 43वां पेपर हो गया। और क्लास के बारे में कोई और भी सजेशन दे सकते हो कि आपको अलग से मैथ की क्लास लगाई जाए, साइंस की लगाई जाए, या किसी टॉपिक पे लगाई जाए, उसके बारे में भी सजेशन दे सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये सभी PDF और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।